बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो आज बेटे हम अपने इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बेटे, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने सीबीएसई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से साहब ये टॉपिक नहीं है, ये जन्नत है। टॉपिक नहीं है, ये जन्नत है। ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। कैपेसिटेंस देखो बेटे, ये कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी का नाम है, डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर। और हम लोग जो नॉर्मली कैपेसिटर पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। पैरेलल प्लेट में क्या होता है कि 2 शीट ली जाती हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाएंगी, उसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे इस हाथ को आप एक शीट मान लो, इस हाथ को भी एक शीट मान लो, और ये दोनों एक दूसरे के अगर नजदीक रखी जाती हैं तो ये जोड़ा कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और यही कैपेसिटर हमारे सिलेबस में है, और यही हर कंपटीशन एग्जाम में मेन यही है बेटे, पैरेलल प्लेट। ठीक है ना। अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार प्लेट के ऊपर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि साहब जब प्लेट रखी जाती है एक दूसरे के नजदीक तो चार्ज कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, जब ये कंसेप्ट समझ आएगा तो ये आसानी से समझ आएगा कैपेसिटर। इधर देखो, मान ले बेटे मेरे पास कोई प्लेट है, ये मेटल प्लेट है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर प्लेट्स हमेशा मेटल की होंगी। ठीक है ना, कंडक्टिंग प्लेट जिनको बोला जाता है, मेटल कोई भी हो। ठीक है, चाहे सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, हमें उससे मतलब नहीं है, बस मेटल होना चाहिए। कैपेसिटर को बनाने के लिए जो प्लेट्स हैं वो मेटल की होंगी और कंडक्टिंग। ठीक है ना, मतलब नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स नहीं होती हैं। ठीक है, ये कोई मेटल प्लेट है सब। ठीक है, मैंने इस प्लेट को बेटे चार्ज प्रोवाइड कर दिया। ये थोड़ी थिकनेस आपको दिखा दी है प्लेट की, ऐसे रखी हुई है। आपने क्या काम किया बेटे, इसको क्यू चार्ज दे दिया। टोटल चार्ज कितना दे दिया, क्यू। तो आप लोग जानते हो कि ये मेटल प्लेट अपनी दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज को बिठाती है, तो इसकी बहुत पुरानी आदत है साहब। अब ये क्यू चार्ज अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे तो चार्ज दोनों तरफ हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें से आधा चार्ज इस साइड रिसाइड करेगा और आधा इस साइड आ जाएगा। इधर आया हुआ चार्ज हो जाएगा Q/2 और इधर आया हुआ भी कितना, Q/2। बोल सही बात है। इतना तू भी जानता है कि बेटे ये Q/2 और ये वाला Q/2 दोनों तरफ फील्ड छोड़ते हैं। ये इस साइड छोड़ेगा, ये फील्ड इधर निकल करके जाएगी, और इस साइड जो जाएगी वो फील्ड ऐसे निकल के जाएगी। बोल सही है। जो शीट के ऊपर जब हम लोग चार्ज बिठाते हैं तो फील्ड दोनों सब तरफ छुट जाती है, इधर भी और एक इधर भी। हाँ ये जरूर है, ये कंफर्म है कि साहब जो टोटल फील्ड है उसमें से 50% इस साइड है और 50% इस साइड है, ये कंपल्सरी है। बोल सही बात है ना बेटे। ये जो फील्ड जनरेट हुई है, आप ये मत सोचना इस फील्ड को जनरेट करने के लिए इधर का चार्ज रेस्पॉन्सिबल है, नहीं साहब, दोनों तरफ का चार्ज रेस्पॉन्सिबल है। ये हम लोगों ने कंडक्टिंग प्लेट में कैलकुलेट किया, मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, हाँ ये कंपल्सरी है कि जो टोटल फील्ड है उसमें आधी इधर जाती है और आधी इधर जाती है। बोल सही बात है, ठीक है साहब। अब मैंने क्या काम किया बेटे, मेरे पास ये प्लेट थी, मैं इसको बेटे बार बार इसको ऐसे डबल नहीं दिखा रहा, सिंगल ही दिखाया था। ये प्लेट थी साहब। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना था सर, Q/2 चार्ज इस साइड था इसके, और Q/2 चार्ज इस तरफ था। दोनों चार्ज प्लस के थे, और प्लस के होने की वजह से जो फील्ड निकल करके जा रही थी वो 50% फील्ड इस साइड थी और 50% फील्ड इस साइड थी। ठीक है साहब। अब तूने क्या किया बेटे कि इस कंडक्टिंग प्लेट के नजदीक जो कि चार्ज प्लेट है, उसके नजदीक एक अनचार्ज्ड प्लेट ला करके रख दी। अनचार्ज्ड न्यूट्रल प्लेट मेटल की, अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट इसके नजदीक ला करके रख दी साहब। अब तू एक बात जानता है कि साहब इसकी फील्ड मतलब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज लेकर के आओगे तो इंडक्शन करेगा, वो तो क्या करेगा, इंडक्शन। इंडक्शन हम लोग पहले पढ़ कर गया है, और मेटल के अंदर मैं आपको बहुत बारीकी से समझा चुका हूं बेटे, क्या कि साहब जो चार्ज रखा जाता है उतना ही आता है अपोजिट साइन लेकर के। कहने का मतलब ये Q/2 है तो इस फेस के ऊपर तुरंत बेटे माइनस ऑफ Q/2 जनरेट हो जाएगा और इस साइड प्लस Q/2 जनरेट हो जाएगा। अरे हाँ तो बोल यार, इधर कितना जनरेट हो गया, माइनस Q/2, और इधर कितना Q/2। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो फील्ड है ना बेटे, ये वाली फील्ड जो 50% फील्ड है उसकी वजह से ही जाके इंडक्शन हुआ है। ये जो इसका नियर बाय चार्ज था वो Q/2 था, Q/2 ने इंडक्शन मारा, माइनस Q/2 प्लस Q/2, माइनस Q/2 और प्लस Q/2। या तो इंडक्शन से समझो या समझो साहब ये जो फील्ड है ये गई इसके अंदर मेटल के पास, और मेटल के पास जाके जो वो थे इलेक्ट्रॉन थे उनको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि प्लस से चल के आई, फोर्स लगाई, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा एंड है पॉजिटिव चार्ज गेन कर गया, जैसे हम लोग इंडक्शन में करते थे। बोल बात समझ में आती है।
हाँ साहब, मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि जब कंडक्टिंग प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट लेकर के आऊंगा जो कि चार्ज है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो जो चार्ज इंड्यूस होता है वो -q/2 और +q/2 हो जाता है। ठीक है बेटे, तो एक को चार्ज दिया था और दूसरी को नजदीक लाया, उस पर इंडक्शन से चार्ज आ गया। ये चार्ज किससे आया है? ये बाय इंडक्शन आया है। ये एक प्लेट का कंसेप्ट था बेटे। अब इस चीज को मैं आपको डबल प्लेट पे समझाता हूं। डबल प्लेट पे ध्यान से सुनना। मान ले ये दो प्लेट है बेटे, ये दो प्लेट है साहब, इसको चार्ज दिया गया है Q1 और इसको दिया गया है Q2, इसको Q1 और इसको Q2, उसमें एक ही दिया, दोनों को चार्ज दे रखा है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, दोनों को दे रखा है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखियो। ये दो प्लेट है, फिगर को थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। आपको दो प्लेट गिवन है, आपने Q और ये चार्ज दिया। ठीक है साहब, ये जो Q1 रहा होगा सर, ये दोनों सरफेस के ऊपर बैठा होगा, मतलब इस साइड बैठा होगा Q1/2 और इस साइड बैठा होगा Q1/2। बोल स्टेप सही है। जब इसको चार्ज दिया गया होगा तो सर इस सरफेस पे आया होगा Q2/2 और इस सरफेस पे आया होगा Q2/2। और हाँ तो बोल यार, ये किस वजह से है? ये तो हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अभी इंडक्शन नहीं देखा है, अब इंडक्शन देख साहब। जब ये वाला चार्ज इसके साथ इंडक्शन करेगा, इसके साथ इंडक्शन करेगा, तो तू जानता है, अभी फिलहाल इसका चार्ज मत देखना, ठीक है, अब सिर्फ इसका पहले इंडक्शन देखना है। तो मैं एक बात जानता हूं कि जो नियर बाय फेस होता है वो माइनस ले जाता है, तो इसके साथ जब यहाँ इंडक्शन होगा तो मैं उस चार्ज को नीचे ले देता हूं, ये आ जाएगा -Q1/2 और इस साइड चला जाएगा +Q1/2। ये इसका इंडक्शन हुआ है, इसका Q1/2 का इंडक्शन देखा है आपने, मैंने वो नीचे लिख दिया है। इस वाले फेस के ऊपर -Q/2 और उसके ऊपर +Q/2। जब इसने इसके साथ इंडक्शन किया तो कॉमन सेंस है, इंडक्शन तो साहब ये भी करेगा इसके साथ, और जब ये इसके साथ इंडक्शन करेगा तो नियर बाय फेस के ऊपर -Q2/2 और इस साइड आ गया साहब +Q2/2। अरे हाँ तो बोलिए, बैठे बैठे बोलते रहा करो, बैठे बैठे बोलते रहा करो। जब भी क्लास लेते हो ना बेटे तो उसको साथ साथ बोलते रहते हैं, ठीक है, अपनापन लगता है। ये कहानी बनी साहब। मैंने Q1 चार्ज दिया था, दोनों सरफेस के ऊपर इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q2 दिया था, दोनों सरफेस पे इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये तो मैंने प्रोवाइड किया। लेकिन साहब जैसे मैंने उसको चार्ज दिया, चार्ज देने के साथ क्या कहानी बनी कि साहब उसने इंडक्शन कर दिया। जब इस Q1/2 ने इंडक्शन किया तो माइनस और प्लस दोनों फेस के ऊपर, और इसने किया तो माइनस और प्लस दोनों फेस के ऊपर। अब देख कहानी क्या बनती है साहब, चारों फेस को बारीकी से देख रहे। इसके पास अपना कितना था Q1/2, ये इंडक्शन से आ गया। बोलिए इस वाले फेस पे कितना चार्ज आ गया? इस पे आ गया Q1 प्लस में Q2/2। चेक कर, Q1/2 प्लस ऑफ Q2/2 ऐड करूंगा Q1 प्लस Q2/2। ठीक है सर। इस प्लेट के अंदर वाले फेस पे बोल क्या चार्ज है? अंदर वाले फेस पे सर ये Q1/2 और ये माइनस ऑफ Q2/2, दिस इज Q1 माइनस ऑफ Q2/2। चेक कर, Q1 माइनस Q2/2 सही है। इस वाले फेस के ऊपर चेक करिए क्या चार्ज आया इस वाले फेस पे। सर ये था और ये था, इसको लिख देता हूं मैं Q1 माइनस ऑफ Q2/2 और उसके आगे छोटा सा ये लगा दिया माइनस। इस माइनस को कंसंट्रेट करना, इस माइनस को देख ले अंदर सॉल्व करके, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो Q1/2 हो गया और ये जाके प्लस Q2/2 हो गया, ये वाला चार्ज। इस वाले फेस के ऊपर बोल क्या आ गया? सर ये Q2 है, ये Q1 है, ये हो गया Q1 प्लस में Q2/2। चेक कर, Q1 प्लस में Q2/2। बात समझ में आती है? बच्चा बोला सर ये तो चलो आपने लिखा दिया, समझा दिया हमको ये याद क्या करना है इसके अंदर? क्या ये डेरिवेशन याद रखना है? नहीं साहब, ये कोई डेरिवेशन ही कंसेप्ट है। वैसे भी तुझे याद क्या कर रखना है, ध्यान से सुनियो। जब भी दो प्लेट एक दूसरे को चार्ज दे दी, वो क्या नाम है, दोनों को जब चार्ज दे दिया जाए और एक दूसरे के नजदीक रख दी जाए, जैसे आप नजदीक रखोगे दोनों चार्जेस का सम का हाफ, दोनों चार्जेस के सम का हाफ प्लेट की बाहर की साइड में आ जाता है। दोनों चार्जेस के सम का हाफ दोनों प्लेट के बाहर की साइड में चला जाता है, इधर और इधर। दोनों चार्जेस का जो डिफरेंस है उसका हाफ इस प्लेट के अंदर आता है, एक प्लेट के अंदर। क्लियर है? और दोनों चार्जेस का जो डिफरेंस है उसका हाफ और उसका नेचर अपोजिट वो इस वाले फेस पे आता है। बच्चा बोला मतलब क्या है? मतलब ये एक एग्जांपल की फॉर्म में देख, मान ले बेटे तेरे पास दो प्लेट हैं
और इसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, इसको 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, एक 10 दिया और एक 2 दिया। कोई आपसे पूछ बैठे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द प्लेट्स। प्लेट की जो 2 प्लेट है उनके 4 फेस हैं, चारों का चार्ज बताओ। बच्चा बोला सर ने कहा था क्या नाम है 10 को 2 में बांट दूंगा, 5-5 उसको बांट दूंगा 1-1। नहीं साहब, अकेली नहीं है, इंडक्शन करेगी दूसरे के साथ, तो इंडक्शन करेगी तो क्या कहानी बनती है, दोनों के सम का हाफ, दोनों के सम का हाफ कितना हुआ 10 और 2 12 का क्या नाम है हाफ 6 माइक्रोकूलम, यहां आएगा +6 माइक्रोकूलम। दोनों के डिफरेंस का हाफ 10 और 2 डिफरेंस हुआ 8, 8 का हाफ 4, ये हो गया प्लस का 4 माइक्रोकूलम। और जो यहां पर आया है उसका माइनस कर दो, ये Q1 माइनस सेम है ना, ये उसके आगे माइनस लगा के, तो यहां का हो गया -4 माइक्रोकूलम। और साउथ इस साइड जो आएगा ये वाला +6 माइक्रोकूलम। जो प्लेट मुझे 10 की और 2 की दिखाई दे रही थी, वास्तव में कहानी कुछ और ही हो गई साहब। जैसे मैं उनको रख करके गया, बाहर वाले फेस के ऊपर दोनों सेम नेचर ले जाते हैं, सेम चार्ज आते हैं। और इस सेम बाहर वाला का तो एक कंसेप्ट है बेटे, बेशक प्लेट लग जाओ 10, सबका जोड़ करके और जो बाहर निकल के आएगा वो सेम आता है, हाफ आता है। तो जो 2 चार्ज मेरे पास थे, दोनों का सम किया, हाफ कर दिया, 6 और 6 हो गया। डिफरेंस किया, जो यहां आया वो यहां आया, माइनस लगा के। ये तुझे रटना है। बात समझ में आई है? ये कोई डेरिवेशन नहीं है जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, नहीं साहब, ये रटना है आपको कि ये 4 फेस के ऊपर ये चार्ज आता है। बोलो समझ में आई? ठीक है सर। मैं अभी आपको ना कैपेसिटर जब पढ़ाऊंगा बेटे, उस कैपेसिटर के अंदर एक फॉर्मूला आएगा Q = CV। Q = CV ये फॉर्मूला आएगा। C इसके अंदर कैपेसिटेंस होता है, V वोल्टेज सप्लाई होती है, Q चार्ज स्टोर होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो Q होता है ना बेटे, Q इस फॉर्मूले के अंदर जो Q आता है वो अंदर वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मतलब इस सिचुएशन के अंदर Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है। इस सिचुएशन में ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि Q = CV में आया हुआ Q प्लेट के अंदर का पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लेट के अंदर का पॉजिटिव चार्ज होता है। हमको ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देगा सीबीएसई के अंदर आप ये कंफ्यूज हो जाओ, कभी नहीं साहब। हमको तो ये कहानी देता है, कितना प्यारा सब हमको देता है सवाल, एक के ऊपर प्लस का Q चार्ज देता है, एक पे माइनस Q देता है। ये है हमारा कैपेसिटर, ये देता है, एक को प्लस Q एक को माइनस Q। बोलिए साहब 4 फेस पे कितना चार्ज आएगा? बच्चा बोला दोनों का सम करके हाफ कर दो सर। सम कर भाई, 0 हो गया, हाफ करूंगा 0 हो गया साहब। जो इधर आएगा वो इधर आएगा, दोनों के डिफरेंस का हाफ, Q माइनस ऑफ माइनस Q, तो ये तो 2Q हो गया। हाफ करूंगा तो Q बचेगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ Q आएगा तो माइनस Q। ये कंडेंसर है हमारा जो हमारे सिलेबस में, और मेनली कंडेंसर होता भी यही है, वो तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट बनता है खाली। तो अब जब मैं तुझे कैपेसिटर दूंगा जिसके अंदर 2 चार्ज होंगे, एक प्लस Q और एक माइनस Q, तो Q = CV में आया हुआ Q कौन सा चार्ज है? फिर तो वही है, वो Q दिखाई देता है सर, यही तो Q है। हाँ, लेकिन कंसेप्चुअली जब ये देखा जाता है ना बेटे, तो Q = CV में वो चार्ज होता है जो ये है, तो Q = CV में ये वाला चार्ज होता है। बात समझ में आई है नहीं? तो ये तो मैं भी जानता हूं, Q = CV में जब सीबीएसई पढ़ाऊंगा तो बच्चे को रटवा दो साहब, Q = CV के अंदर जो Q होता है वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आया हुआ चार्ज होता है, और अंदर की साइड का बोल तो और अच्छी बात है, नहीं तो बोल दो जो पॉजिटिव पे चार्ज होता है वही होता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की जब 2 प्लेट को चार्ज दिया जाता है ना, एक प्लस Q और एक माइनस Q, तो वो दोनों चार्ज अंदर की तरफ रिसाइड करते हैं, बाहर जा ही नहीं सकते। देख ले, बाहर जाते ही नहीं है, वो अंदर ही आ जाते हैं और एक दूसरे का बाउंड चार्ज हो जाते हैं। बाउंड का मतलब बांध के रखते हैं एक दूसरे को, बाउंड चार्ज कहते हैं इसको। छोड़ेगा ही नहीं उसको दूसरा चार्ज, अट्रैक्ट करके रखता है सब। ये कंडेंसर है। तो Q = CV में आया हुआ Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है। बच्चा बोला सर ये कह दूं कि नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ले लो तो वो होता, बात तो सही है साहब। फिर इसको बोलने का एक दूसरा भी अंदाज है, Q = CV में आया हुआ Q दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है।
पर मैं हमेशा यही रटवाता हूँ कि Q इक्वल टू CV में आया हुआ Q पॉजिटिव प्लेट के अंदर का चार्ज होता है, ये वाला चार्ज। क्योंकि अब तू ध्यान से देख, इसमें पहली बात तो दोनों प्लेट प्लस की दे रखी है, 10 की और 2 की। आधे बच्चों को अगर ये कह दूं इसमें कंडेंसर में बोलिए क्या कंडेंसर है या ये नहीं, 10 और 2, तो बच्चे कहेंगे सर कंडेंसर में तो हमसे ये बोला गया था कि एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस होता है, ये कंडेंसर ही नहीं है। साबु कंडेंसर है, और कंडेंसर में चार्ज कितना लेना है, 4 लेना है। क्या लेना है, 4। ठीक है बेटे। अब ये जो कहानी मैंने आपको समझाई है, ये सिर्फ एक मकसद से समझाई है साहब, क्या कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब मैं कंडेंसर का नाम लूंगा या 2 प्लेट को चार्ज दूंगा, एक को प्लस और एक को माइनस इक्वल दूंगा, तो वो चार्ज कभी भी बाहर की तरफ रिसाइड नहीं करता, वो प्लेट्स के अंदर रिसाइड करता है। ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी है, चार्ज बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। आप कैपेसिटर बनाओ और आप ये कह दो कि सर ये चार्ज प्लेट के बाहर क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आता है, वो क्या नाम है, बाउंड चार्ज बन जाता है, वो अंदर भाग जाता है सारा। ये था उसका प्रूफ। इसको प्रूफ करने का एक तरीका और है, ये तो कंसेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया, इसका एक तरीका और है। उसके अंदर हम लोग इस प्लेट के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देते हैं, क्योंकि प्लेट के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, कंडक्टर है वो। ठीक है, अंदाज अपना अपना वैसे करो ऐसे करो, ये ज्यादा बेटर है। बोल बात समझ में आती है। दोनों चार्जेस का जो 2 प्लेट के ऊपर चार्ज है, दोनों को जोड़ा, हाफ किया, ये बाहर की साइड में होता है सब, डिफरेंस किया, हाफ किया, वो अंदर साइड होता है, जो यहां होता है वही वहां होता है, माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। बात समझ में आई है। तो स्क्रीन को रोक और जो भी बोर्ड पर दिखाई देता है इसको नोट कर ले बेटे, लिख लिया बेटे। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपसे टू प्रूफ एग्जाम में पूछा जाना नहीं, बस एक कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए। अब आ जा बेटे इस अपने टॉपिक पर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है ना बेटे, कैपेसिटेंस ये प्रॉपर्टी है, डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। देखो फिजिक्स में 2 तरह के डिवाइस होते हैं, एक कहलाता है एक्टिव डिवाइस और एक कहलाते हैं पैसिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस कौन से होते हैं, एक्टिव डिवाइस वो होते हैं जिनके अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई करने की ताकत होती है। एम्पलीफाई करने का मतलब उसका क्या नाम, सिग्नल, पहली बात तो सिग्नल का मतलब है बेटे करंट, वोल्टेज या पावर, इनका कॉमन वर्ड सिग्नल है। तो करंट को बढ़ाना या घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, पावर को बढ़ाना घटाना, अगर ये किसी डिवाइस के पास काबिलियत है, कोई डिवाइस ऐसा कर सकता है उनको बड़ा घटा सकता है, तो सब वो कहलाता है एक्टिव डिवाइस। और ये एक्टिव डिवाइस आते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, जो ट्रांजिस्टर्स हैं। आपने एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, एम्पलीफायर यूज किया जाता है जैसे डीजे वगैरह के स्पीकर बजाना हो, बोल सही बात है नहीं। आप उस बड़े स्पीकर के अंदर अपना मोबाइल फोन को डायरेक्ट उसका ऑक्स केबल या उसकी जो वो केबल है उसको जाके डीजे के उसमें लगा दो स्पीकर में, साफ बजा ही नहीं सकता उसे। लेकिन आप मोबाइल फोन को एम्पलीफायर में लगाओ, एम्पलीफायर से आउटपुट उसको स्पीकर को दो, फिर आपको आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वो आपका जो सिग्नल लो वोल्टेज का सिग्नल गया था, कहां से, मोबाइल फोन से, एम्पलीफायर ने उसको हाई वोल्टेज का कर दिया, फिर उसने जाकर के डायफ्राग्राम को वाइब्रेट कराया। तो जो डिवाइस सिग्नल को अप डाउन कर सकते हैं उनका नाम होता है एक्टिव डिवाइस, और जो डिवाइस सिग्नल के साथ छेड़खानी नहीं करते, मतलब उनको कम ज्यादा नहीं करते, एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ाते घटाते, वो कहलाते हैं पैसिव डिवाइस। क्या कहलाते हैं, पैसिव। और हमारे सिलेबस में 3 पैसिव डिवाइस हैं बेटे, और फिजिक्स में होते ही 3 हैं। कौन कौन, एक होता है रजिस्टर, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर। रजिस्टर हम लोग 10th क्लास में पढ़ करके आते हैं, रजिस्टर आप सबने देखा भी है, सही है। ये है साहब रजिस्टर का सिंबल, ये है रजिस्टर, डिवाइस का नाम है रजिस्टर, वो सही बात है। ये एक डिवाइस है जो बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है कैपेसिटर, कैपेसिटर। और ये डिवाइस है बेटे जो हम लोग करंट उसमें एसी करंट के अंदर पढ़ेंगे, इसका नाम होता है इंडक्टर, इंडक्टर। डिवाइस को पढ़, सभी के पीछे OR लगा हुआ, टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये 3 ही डिवाइस होते हैं फिजिक्स के अंदर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े जाते हैं, पैसिव डिवाइस करंट में पढ़े जाते हैं ज्यादातर, इनका बेसिक यही है। और एक्टिव डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। क्लियर है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होंगे, लेकिन ये पैसिव डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है साहब। इसका काम क्या होता है रजिस्टर का,
रजिस्टर का। बच्चा कहता है सर रेजिस्टेंस को हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं अवरोधक, इसका काम होता है एक प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप कराना। मतलब ये कह सकते हैं कि सर ये करंट के रास्ते में अवरोध पैदा करता है। डिटेल में बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप लोग समझते हो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है सर। तो डिवाइस का नाम है रजिस्टर, लेकिन ये करंट का कितना अपोज करेगा, कितना क्वांटिटी, वो बताई जाती है पैरामीटर रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस मतलब ये कोई रजिस्टर है साहब, ये 2 ओम का है, 4 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है। कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम का है, 20 ओम का है साहब। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, डिवाइस इज रजिस्टर। बात समझ आइए। तो इन द सेम पैटर्न बेटे ये कैपेसिटर है डिवाइस, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है कैपेसिटेंस। ये डिवाइस एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, कितनी स्टोर करेगा ये उसका कैपेसिटेंस बताएगा। क्या बताएगा? कैपेसिटेंस। तो ये बात समझिएगा कि चैप्टर का जो नाम है ये प्रॉपर्टी है, डिवाइस का नाम कैपेसिटर है, प्रॉपर्टी का नाम कैपेसिटेंस है। हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, डिवाइस इज अ रजिस्टर। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना। तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो रजिस्टर डिवाइस हो गया, प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटे। इन द सेम पैटर्न ये इंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है इंडक्टेंस। क्या नाम होता है? इंडक्टेंस। अब रिप्रेजेंटेशन आप लोग जानते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को R से, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे C को, और इंडक्टेंस को करते हैं L से। रेजिस्टेंस को R से, कैपेसिटेंस को C से और इंडक्टेंस को L से। तो अपना जो ये चैप्टर है बेटे, जो प्रॉपर्टी है वो C से रिप्रेजेंट होगी। एक बात मैं आपको यहां बता दूं बेटे, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सब जानते हो, V इक्वल टू IR होता है, तो V अपॉन में I हो गया R की वैल्यू। बहुत सही बात है। C की वैल्यू होती है Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो C की हो गई Q बाई V। इसकी होती है phi इक्वल टू LI, L की वैल्यू होती है phi अपॉन में I। बच्चा बोला ये तीनों आपने यहाँ पे क्यों लिखा है अभी फिलहाल? मेरा सिर्फ एक मकसद है आपको इन तीनों को एक साथ लिखाने का। ये तीनों डिवाइस, इन तीनों की ये प्रॉपर्टी, ये बहुत फेमस फॉर्मूला V इक्वल टू IR, आप सब जानते हो, ओम्स लॉ है। लेकिन इन तीनों फॉर्मूले में एक सबसे प्यारी खूबसूरती है क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो V पे I पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस Q पे V पे डिपेंड नहीं करता, और L जो है phi पे और I पे डिपेंड नहीं करता। ये फॉर्मूले में लिखे जाते हैं। किसी बच्चे से कह दो करंट को 2 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो बच्चा बोला रेजिस्टेंस हाफ हो गया सर। बोला यहाँ पे 2 लग जाएगा। गलत है साहब। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी। एक कंपनी ने 10 ओम का रेजिस्टेंस बना के मार्केट में बेच दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस बेच दिया। अब तू उसे बाजार से खरीद लाया। अब तू साहब उसको 10 वोल्ट की सप्लाई पे लगा, 20 पे लगा, 50 पे लगा, 100 पे लगा, 1000 पे लगा, 10,000 पे लगा। कितने वोल्ट की सप्लाई पे लगा? रेजिस्टेंस तो साहब 10 ओम का ही है। उसमें से तू कितना करंट पास करा दे, तू सप्लाई बढ़ाएगा, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो 10 ओम। तो रेजिस्टेंस कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितनी सप्लाई लगाई, आपने कितना करंट फ्लो कराया। इन द सेम पैटर्न कैपेसिटेंस भी कंडेंसर का इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना चार्ज स्टोर कराया या कितनी सप्लाई लगाई है। ये खूबसूरती है इन तीनों डिवाइस की। इन तीनों डिवाइस की प्रॉपर्टी पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती। किन पे? इन पे। ये डिपेंड करेंगी उनके अंदर मटेरियल कैसा यूज किया गया है, उनका डायमेंशंस क्या है। बात समझ आई है नहीं? ये बड़ा प्यारा सवाल है साहब। ये तीनों वैल्यू, तीनों पैरामीटर इन सब पे डिपेंड नहीं करते हैं। और अभी ग्राफ भी देखेंगे C, Q और V पे डिपेंड नहीं करता है साहब। बात समझ में आई है? और आपने ना बेटे कैपेसिटर वैसे देखा भी होगा, नॉर्मल लाइफ में ना बेटे हम कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको ही कंडेंसर बोला जाता था। ठीक है, इसको पहले कंडेंसर ही बोला जाता था। आजकल बुक्स के अंदर कंडेंसर यूज नहीं करते, बुक्स में हम लोग कैपेसिटर ही बोलते हैं। ठीक है ना बेटे? वैसे नॉर्मल लाइफ में हम कंडेंसर बोलते हैं। पंखे के ऊपर आपने कंडेंसर देखा होगा, बोल सही बात है नहीं बेटे? ठीक है, कंडेंसर वैसे आप लोगों ने क्या नाम है कंप्यूटर के या टीवी के मदरबोर्ड पे देखे होंगे।
ठीक है। ये है साहब कंडेंसर जो बोर्ड पर आपको दिखाई देते हैं, आराम से देखो। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल जो नीले रंग में दिखाई देता है, सेरामिक है, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है बेटे। ये कंडेंसर्स हैं, आपने वैसे देखे हैं नॉर्मल लाइफ में, आपने कंडेंसर देखा होगा मोटर के साथ लगा हुआ, पंखे के साथ लगा हुआ। काम क्या होता है साहब इनका, कंडेंसर का? देखो बेटे, कंडेंसर जो होता है ना, ये चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करना तो आप 100% करेक्ट नहीं है कंसेप्ट। हाँ, आप ये कहो कि ये एनर्जी स्टोर करता है। बुक्स के अंदर लिखा होता है इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, पर ये बेटे एक्चुअल में ये चार्ज स्टोरिंग नहीं, ये है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये एनर्जी स्टोर करता है। आपने मोबाइल फोन देखा है, वो यूज किया है सभी ने, ठीक है ना। मोबाइल फोन के अंदर इसका सबसे बेस्ट यूज है कैपेसिटर का, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैसे? मोबाइल फोन से जब आप फोटो लेते हो तो फ्लैश ऑन होता है, फ्लैश। उसमें आपने देखा होगा कि जो फ्लैश है बेटे, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ फेंक देता है बाहर, बहुत ज्यादा लाइट आती है बाहर निकल के। साहब कहां से आई लाइट? उसमें तो एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी तो कांस्टेंट सप्लाई देगी। बैटरी क्या देगी? कांस्टेंट सप्लाई। वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आ गई? वो बेसिकली था क्या बेटे कि जो उसके अंदर फ्लैश लगा हुआ था ना, ये जो उसके अंदर बल्ब लगा हुआ था, जो फ्लैश था, उसके पैरेलल में कंडेंसर लगे होते हैं। उसके पैरेलल में क्या लगे होते हैं? ये कंडेंसर लगे होते हैं। अब ये कंडेंसर विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चार्ज हो जाते हैं बेटे। ये मान लो कोई सप्लाई है, जो हमारी बैटरी उसके अंदर लगी होती है, ये सिंबल बैटरी का है, ऊपर वाले कंडेंसर के सिंबल है बेटे, ये कंडेंसर है, दो प्लेटों दिखाते हैं, ये कंडेंसर सिंबल है। अब ये इसके पैरेलल में लगे होते हैं साहब। ये हमारा बल्ब हो गया या फ्लैश हो गया, वो ये बल्ब है। अब यहां से सर्किट ये ओपन होता है, इस हिसाब से ओपन सर्किट है साहब। बैटरी इन तीनों को चार्ज करके रखती है, मस्त आराम से चार्ज बैठे थे, और तूने फोटो क्लिक करना चाहा, और जैसे तू उसको क्लिक करेगा ये सर्किट क्लोज हो जाता है। ये सर्किट क्या हो जाता है? क्लोज। और ये इधर से सर्किट ओपन हो जाता है। ये अब जैसे तूने उसको क्लोज किया, ये सर्किट क्लोज, वो क्या नाम है, क्लिक किया, ये सर्किट क्लोज हो गया। इस सर्किट के क्लोज होते ही ये तीनों कंडेंसर, 3 कंडेंसर, 4 कंडेंसर, 5 कंडेंसर, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये लगे हुए पैरेलल में लगे हुए कंडेंसर ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाते हैं, एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जब ये इंस्टेंटली मतलब एक साथ डिस्चार्ज होंगे तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर मिलती है, आपको लाइट दिखाई देती है, आपको उसमें ईएम वेव्स निकलती दिखाई देती हैं। सब ईएम वेव्स जो है वो एनर्जी है। ये कहां से निकल के आई? ये सर इन कंडेंसर की वजह से आई हैं। आज कंडेंसर की वजह से आई है। कंडेंसर ने कोई एनर्जी फेंकी होगी जो यहाँ बल्ब के पास आई है, बल्ब से वो ईएम वेव्स में कन्वर्ट हुई है, मुझे दिखाई दी। भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई एनर्जी बाहर निकल के आई है तो अंदर भी एनर्जी खत्म हुई होगी। एनर्जी वो खत्म किसने करी है? वो कैपेसिटर ने करी है। इसका मतलब ये था कि इस कैपेसिटर के पास जो स्टोर थी वो एनर्जी थी, जो स्टोर थी वो क्या थी? एनर्जी थी। और हाँ, एनर्जी स्टोर होती है चार्ज स्टोर करने की वजह से, लेकिन इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। ये स्टेटमेंट 101% ज्यादा एक्यूरेट है। आप ये कहोगे कि इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, वो गलत नहीं है, लेकिन इट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, ये 101% करेक्ट है। पंखे के अंदर, मोटर के अंदर कंडेंसर लगते, सब क्या यूज होता है इनका? आप जब साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाओ, जब आप लोग साइकिल चलाते हो तो स्टार्टिंग में जो 2-4 पेडल हम लोग मारते हैं स्पीड को गेन करने के लिए, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, और उसके बाद तो जब वो कांस्टेंट वो चलती है साइकिल तो मेहनत कम लगती है हमारी। अब ये पंखा है, पंखे की जो मोटर है, जो मोटर होती है इंडक्शन मोटर इसके अंदर, अब वो रेस्ट पर थी, आपने स्विच ऑन कर दिया, पीछे से क्या है साहब? पीछे से सर कांस्टेंट सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट की, और करंट आ रहा है, सप्लाई कम ज्यादा होनी जो कांस्टेंट है। अब वो मोटर जब स्टार्ट होती है ना बेटे, उस मोटर को ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज या करंट चाहिए होता है, क्योंकि जो इनिशियली घुमाने में जोर लगता है, भाई इनिशियल के लिए कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करोगे ना, तो जो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है ना मोटर को, वो कंडेंसर करता है। कौन करता है? कंडेंसर। तो किसी भी मोटर को इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करने का काम कंडेंसर का होता है, और एक बार वो चालू हो गई मोटर, फिर तो कांस्टेंट सप्लाई चलती रहती है, पंखा घूमता रहेगा साहब। अगर आप कंडेंसर नहीं लगाओगे ना तो मोटर आप देखना वो वायर को हिट कर देती है जिसके थ्रू कनेक्ट है, क्योंकि वो कहती है मुझे करंट दो नहीं तो मैं स्टार्ट, क्योंकि वो कहती है मुझे करंट दो नहीं तो मैं स्टार्ट नहीं हो रही।
या मुझे चार्ज दो। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज आए कहां से साहब, तो वो कंडेंसर फेंकता है, तो कंडेंसर चार्ज होकर बैठा रहता है, जैसे आप ऑन करोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज या करंट वो थ्रू द मोटर फेंक देता है साहब, वो टॉर्क ले जाती है, टॉर्क ले जाती है, फिर अपना रोटेशन में आ जाती है। बात समझ आई है? तो जो कंडेंसर डिवाइस है ना बेटे, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। बात समझ में आई है? तो पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन ही लिखो बेटे, कैपेसिटर की डेफिनेशन ये बोर्ड पर है, इस पर आराम से नोट कर लो इसे। क्या है साहब कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये एक अरेंजमेंट है बेटे, किस चीज का, दो कंडक्टर्स का। एक कंडक्टर यूज नहीं करते, हमेशा दो करते हैं। अब ये दो कंडक्टर क्यों यूज किए जाते हैं, चलो इसकी भी कहानी बताता हूं आपको, ठीक है बेटे। तो ये इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटर की। आप चाहो तो इसको डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी कहां है, एनर्जी इसके पास है साहब, इनके पास है। इनके पास कहां होती है, इनके पास होती है इनकी प्लेट्स के बीच में, यहां होती है, यहां पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यहां पे होती है, यहां एनर्जी स्टोर होती है। इनके पास कहां होती है, इनके पास होती है इनकी प्लेट्स के बीच में, यहां होती है, यहां पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यहां पे होती है, यहां एनर्जी स्टोर होती है। तो इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बच्चा बोला बिटवीन द प्लेट्स, हाँ साहब, ये एनर्जी ना बेटे मीडियम के पास होती है। किसके पास होती है, मीडियम के पास। आप अपने मन में सोच के देखो कि क्या ऐसे दो प्लेट, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस दे करके क्या हवा में रोक सकते हो दोनों को? अगर पीछे से सपोर्ट ना हो तो चिपक जाएंगी, वो तो चिपक जाएंगी। हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं तो दो तार कंडेंसर में से निकले होते हैं, एक प्लस के साथ कनेक्ट होता है, एक माइनस के साथ। इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम भरा जाता है। मीडियम होता है डाइलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर भरे जाते हैं। मिट्टी भरी जा सकती है, लकड़ी भरी जा सकती है, मतलब इंसुलेटर, डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर भरे जाते हैं सब, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अपने मन में कुछ ऐसा मान के चलो, कंडेंसर ऐसे बनाया जाता है साहब, एक लकड़ी ले लो, बहुत पतली लकड़ी ले ली साहब, और लकड़ी के दोनों तरफ मेटल प्लेट, एल्युमिनियम फाइल ले लो, एल्युमिनियम फाइल ही लकड़ी के दोनों तरफ चिपका दी, और उसको इतना कंप्रेस कर दो, इतना कंप्रेस कर दो कि एल्युमिनियम फाइल जो है वो लकड़ी के अंदर बिल्कुल चिपक जाए, बिल्कुल उसके अंदर धस जाए, और फिर उसको पीसेस में काट लो सब। आपके पास जो छोटे छोटे पीस बच के आएंगे वो कंडेंसर है। एल्युमिनियम की दो प्लेट हो गई, बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया, बीच में मीडियम आ गया। मीडियम सपोर्ट करता है पहली बात तो दोनों प्लेट्स को, और सबसे मेन काम है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में होकर जाएंगी, लकड़ी में होकर के। अब लकड़ी की औकात है नहीं साहब ज्यादा फील्ड को सहन करने की, है ना, तो सब कंडेंसर बेकार है। और अंदर मीडियम की औकात बहुत है, कितनी फील्ड दे दे, मेरा जो अंदर का मॉलिक्यूल है वो पोलराइज होगा लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। ये पोलराइजेबिलिटी मैं आपको आगे समझाऊंगा। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि ये सारा खेल इस मीडियम का है। एनर्जी कहां स्टोर होगी, प्लेट्स के बीच में, और प्लेट्स के बीच में कौन भरा होता है, मीडियम। तो जो कैपेसिटेंस है ना बेटे, ये सारा खेल ही मीडियम का है, सारा खेल मीडियम का। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो प्लेट्स के बीच में होते हैं। बात समझ में आई है? प्लेट किसे कहते हैं, अभी डेफिनेशन में देख, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स लिखा है आपने, वहां प्लेट वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि कंडक्टर एक्चुअल में उनको, कंडक्टर को ही प्लेट बोला जाता है बेटे। यहाँ पे जैसे समझना, इधर देखो, पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि इस डेफिनेशन के अंदर ये क्यों लिखा है कि दो कंडक्टर लगते हैं। इधर देखो, मान ले बेटे ये कोई कंडक्टर है मेरे पास, आपने इसको चार्ज दे दिया, कोई भी कंडक्टर है, मैंने फिलहाल स्फीयर ले लिया, ये ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का, ये तो मैंने जानबूझ के गोल बंद लिया है, आप एवरेट शेप कोई भी शेप ले लो, दिस इज अ कंडक्टर, कुछ भी लीजिए, मर्जी आपकी।
ठीक है, मैं फिगर थोड़ा आराम से बना लूंगा इसलिए मैंने स्फीयर ले लिया। अब मैंने इसको चार्ज दे दिया साहब, इसको चार्ज देने से क्या कहानी बनेगी, सिर्फ फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। बिल्कुल सही है साहब, फील्ड लाइंस होंगी। कहां तक जाएंगी सर, बाई कंसेप्ट मैं जानता हूं कि इन्फिनिटी तक जाएगी। ये कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो ध्यान से सुनिए, इस डिवाइस के अंदर लिखा है इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। एनर्जी कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एनर्जी है। बच्चा बोला इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पीछे पड़ के आया था वो एनर्जी थी, वो एनर्जी है बस, अब वो स्टोर होगी। क्या ये एनर्जी स्टोर है जो इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ये स्टोर है, स्टोर नहीं है साहब। मैंने एक बच्चे से कहा बेटे कि जब 20 लीटर पानी लिया, 20 लीटर पानी, आपने किसी बच्चे से पानी पीने के लिए मांगा, 1 गिलास पानी लिया साहब, मैंने बच्चे से कहा 20 लीटर पानी लिया, आपके मन में क्या ख्याल आएगा सर, 20 लीटर का मतलब है या तो बच्चा बाल्टी में भर लाएगा, मतलब किसी कंटेनर में भर के लाएगा वो 20 लीटर पानी। बच्चा खतरनाक था साहब, बाल्टी में पानी लाया और लाके मारा फर्श पे फेंक के, बोला जी ये रहा 20 लीटर ले लो। अब बच्चा भी अपनी जगह सही है, लाया तो है तो 20 लीटर ही, लेकिन वो किसी काम का नहीं है साहब, वो किसी काम का। 20 लीटर कब काम आएगा, जब वो बाल्टी के अंदर भरा हो, फिर आप उसको अपने वर्क में लीजिए, आप यूज करिए उसे। वो जरा फैला दिया फर्श के ऊपर, बोला जी 20 लीटर है ले लो। अब साहब वो किसी काम का है नहीं। साइंटिस्ट बोले यार एनर्जी तो इससे मतलब बैटरी से इसे चार्ज किया, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, सारी एनर्जी लेकर के बैठ गया, और लेकिन इन्फिनिटी तक फैला बैठा है, ये किसी काम की है नहीं, स्टोर हो नहीं रही। बोले चलो कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब देखते। उन्होंने दिमाग लगाया साहब। दिमाग क्या लगाया, इसके पास एक दूसरा कंडक्टर ले आए, इसके पास एक दूसरा कंडक्टर ले आए, बात को समझना। अब जैसे तू इसको क्यू देगा तो तू जानता ही, अभी मैंने समझाया था, इधर Q/2 आ गया, इधर Q/2, ये इंडक्शन करेगा, ये माइनस Q/2 और ये प्लस का Q/2, ये इंडक्शन का चार्ज आ गया। अभी समझा था हमने। 50% तो इसने इस साइड फेंक दी, 50% इस साइड आ गई, जो 50% इस साइड आई थी वो प्लस से चली माइनस पे जाकर के रुक गई। मैं बेटे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ टेढ़ी थोड़ा, इसलिए कि फील्ड लाइंस ना नॉर्मल होती है कंडक्टर पे, आप लोग जानते हैं इसलिए दिखाया, और बाकी जो इस साइड गई थी वो इन्फिनिटी वाली वो चली गई साहब, वो किसी काम की नहीं थी हमारी। साइंटिस्ट बोले यार दिमाग तो हमने काफी लगाया, 50% फील्ड लाइंस तो एक पर्टिकुलर स्पेस में स्टोर हो गई, दोनों के बीच में आ गई। फिर वो बोले यार ये अभी भी किसी काम की नहीं, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं, कोई चार्ज छोड़ूंगा बीच में तो अजीबोगरीब मोशन शो करेगा, कभी इधर कभी इधर, कोई मीडियम डालूंगा तो मॉलिक्यूल ढंग से पोलराइज नहीं होंगे। उन्होंने दिमाग लगाया साहब, उन्होंने क्या लगाया, दिमाग। हाँ सबसे बड़ा तो कंसेप्ट ये था 50% काम की नहीं है, 50% तो भी गायब है, यार इस 50% एनर्जी का क्या करूं। उन्होंने फिर दिमाग लगा के क्या बोले कि एक काम करो, इसकी अर्थिंग कर दो बाहर वाले की, इसकी अर्थिंग। उन्होंने बेटे इसकी अर्थिंग कर दी, क्या कर दी, अर्थिंग कर दी साहब। अब देख अर्थिंग करने से क्या कहानी बनेगी, अर्थिंग करने से जो इधर का Q/2 चार्ज है ना बेटे, ये Q/2 चार्ज जो इधर था, इसको धरती माता न्यूट्रलाइज कर देगी, क्यों तो जानता है धरती माता की तो आदत है चार्ज जुड़ते ही फेंकती है साहब, जीरो कर देती है उसे। अब जैसे इधर से ये चार्ज फेंकेगी, इधर का न्यूट्रलाइज होगा, यहां से कितना चार्ज फेंकेगी, वो यहां से फेंकेगी माइनस ऑफ Q/2, क्योंकि इधर का न्यूट्रलाइज करना है। बात को ध्यान से सुनिए बहुत बारीकी से। यहां प्लस का Q/2 बैठा हुआ था, यहां पे माइनस का Q/2 था, धरती माता ने माइनस Q/2 और फेंक दिया उसी बॉल के पास जो ऊपर थी, उसी बॉल के पास जो ऊपर थी। अब माइनस Q/2 ये था, माइनस Q/2 धरती से आया, इस साइड साहब, इस साइड जो चार्ज था वो माइनस Q हो गया टोटल, माइनस Q/2 अपना, माइनस Q/2 किससे आया, धरती से। एक बच्चा बोला सर प्लस का Q/2 भी तो है, प्लस का Q/2 तो बॉडी का पहले से था, लेकिन अब वो एग्जिस्ट, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम करेगा, काम इसलिए नहीं कर सकता कि धरती माता के साथ कनेक्ट है, धरती उसे जीरो कर दिया उसने। तो धरती ने जो एक्स्ट्रा Q/2 फेंका नीचे से, वो तो ऊपर बॉल बोली है माइनस Q/2 और मिल गया साहब नीचे से, टोटल कितना आ गया इस एंड के ऊपर, माइनस Q। अब जैसे माइनस Q आया साहब, इसके अट्रैक्शन की वजह से ये जो इधर प्लस Q/2 था, ये भी साफ उठ करके इधर आ जाता है, उठ करके इधर। तो जो 50% एनर्जी इस साइड थी इस Q/2 की वजह से वो खत्म हुई साहब, सारा चार्ज अंदर, और जब साहब सारा चार्ज अंदर तो इसका मतलब सारी एनर्जी अंदर, सारा चार्ज अंदर तो सारी एनर्जी अंदर। क्या 100% एनर्जी स्टोर हो गई, हाँ साहब। अब इसको जो ये जो कंडक्टर्स बने ना बेटा, ये कंडक्टर हैं, इन्हीं को हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, प्लेट्स।
प्लेट इज अ कॉमन वर्ड, इनको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, जो कंडक्टर्स के लिए यूज करी जाती है यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर। लेकिन हम लोग जो प्लेट यूज करते हैं वो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट्स मतलब हम लोग शीट यूज करते हैं बेटे, शीट एज अ प्लेट यूज करते हैं, शीट, ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट कहते हैं कि साहब जब ये इतना मेहनत करी है तो यूनिफॉर्म फील्ड स्टोर करिए। तो हम लोग करते हैं क्या, अपनी सहूलियत के लिए बेटे, अपनी सहूलियत के लिए दो प्लेट लेते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू की, तो ये रही प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और जो फील्ड लाइंस स्टोर कराते हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस स्टोर कराते हैं, ये दीज आर द यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ये डिवाइस है ये। तो जब आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है ना, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ये अरेंजमेंट है टू कंडक्टर्स का। अगर ये क्या है, ये सिंगल प्लेट है, ये ही तो प्लेट है, ये डबल प्लेट है, ये भी डबल प्लेट है, ये सब ये डबल प्लेट है, यहाँ पे प्लेट शीट है। तो कई बार बच्चा शीट को ही हम लोग जैसे बोलते हैं ना, सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, तो बच्चे के दिमाग में प्लेट का मतलब शीट ही रहता है पहले से। लेकिन ध्यान रखना, प्लेट इज अ कॉमन वर्ड, वो किसी भी शेप की कंडक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। और वो क्या नाम है, पैरेलल के अंदर हम लोग शीट को एज अ प्लेट यूज करते हैं। ये कैसा कैपेसिटर है, ये सिंगल प्लेट है। कोई आपसे पूछ बैठे क्या इस नेचर में सिंगल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, पॉसिबल है? हाँ साहब बिल्कुल पॉसिबल है। एक कंडक्टर को चार्ज दे दो, लेकिन साहब उसकी जो एनर्जी है वो किसी काम की नहीं है, इसलिए यूज करने का बेनिफिट क्या है उसको? भाई कैपेसिटर वो डिवाइस होगा जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, मतलब वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। उसने, तूने बैटरी से चार्ज किया, अगले ने चार्ज ले लिया और जो एनर्जी आई वो फैला दी, तेरे काम का नहीं है वो। पर सवाल है कि क्या एग्जिस्ट करता है नेचर में? हाँ साहब एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग सिंगल प्लेट यूज नहीं करते, हमको डबल प्लेट ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो एनर्जी किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर स्टोर करनी होती है, वो ब्लॉक करनी होती है। तो जो बच्चा 20 लीटर पानी लेकर के आया था, क्या वो तभी काम का है जब वो बाल्टी के अंदर भरा हुआ है? हाँ साहब। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, मतलब जो हमने चार्ज दिया उसकी वजह से जो फील्ड आई, क्या वो कभी तभी काम की है जब वो किसी स्पेस में किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर भरी हुई है, इकट्ठी कर रखी है? हाँ साहब। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है कैपेसिटर। क्या कहलाता है? कैपेसिटर। और ये कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है वो बताएगा इसका कैपेसिटेंस। क्या बताएगा? कैपेसिटेंस। बात समझ में आई है बेटे? तो ये डिवाइस कहलाता है कैपेसिटर। ये आपको बात समझ में आई होगी कि स्टोर का मतलब क्या और कैसे स्टोर कराई जाती है। इसलिए इस डेफिनेशन में टू कंडक्टर, ये जो वर्ड है ना टू कंडक्टर, ये कंसेप्चुअल लिए बैठा अपने साथ, ठीक है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या, मार्क करके लिख दो, चाहिए नोट के फॉर्म में कैसे मार्क करके लिख दो। सिंगल प्लेट कैपेसिटर इज यूज्ड, सिंगल प्लेट कैपेसिटर इज पॉसिबल इन नेचर। Single plate capacitor is possible in nature, but its second plate is considered as at infinity. भाई ये फील्ड लाइन यहां से गई है, कहां खत्म होगी? इन्फिनिटी पे। यहां से चली, यहां खत्म हो गई, यहां से चली, यहां खत्म हो गई, इसकी कहां? इन्फिनिटी पे। तो ये हमारे लिए सिंगल प्लेट है साहब, लेकिन इसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे कंसीडर करी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वेदर सिंगल प्लेट इज पॉसिबल इन नेचर और नॉट। आंसर इट इज पॉसिबल, सही है, पर किसी काम का नहीं है, इसलिए डबल प्लेट यूज करते हैं, ठीक है बेटे। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर? कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना है? सर नेट अगर पूछोगे, नेट देखो इसमें भी कंसेप्ट है, शायद मैंने पहले ही बताया था आपको, सुनना। यहां पर अगर कोई नेट पूछ ले व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो नेट का मतलब है पूरे सिस्टम के ऊपर साहब, पूरे सिस्टम पे। तो नेट चार्ज यहां पर है Q प्लस ऑफ माइनस Q की वैल्यू 0। लेकिन साहब कोई मुझसे कह दे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैं आपसे कह देता हूं ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, नेट कितना है? 0। 20 नेट कितना है? 20 प्लस ऑफ -20 दैट इज 0। और मैं तेरे से कह दूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले में आया हुआ Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है साहब।
तो चार्ज ऑन कैपेसिटर है Q जो कि है 20 माइक्रोकूलम। इन दोनों में अंतर है बेटे, ध्यान से सुन लो। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज 0 बट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट मार्क करके लिख दे। The net charge of a capacitor is always 0 the net charge of capacitor is always 0 but the charge on its positive plate is known as charge of capacitor एक बार बेटे स्क्रीन को रोको और बोर्ड पर से जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। लिख लिया बेटे, चलो उसके बाद लिख टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो टाइप्स में लिख बेटे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं बेटे, 3 प्रकार के। कौन कौन सा है साहब? एक तो है बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये मेन है बेटे, यही सिलेबस में है, ठीक है। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन कौन सा? पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, क्या है बेटे कि हम लोग 2 शीट लेते हैं, 2 शीट एक दूसरे के पैरेलल, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर और इसमें इस वाली प्लेट ही अर्थिंग रखी जाती है। स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर होते हैं। मैंने ना आपको याद होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाया था, वो इसलिए लिखाया था आप इसका कैपेसिटेंस आसानी से लिख लोगे। हमारे सिलेबस में बस यही है, लेकिन कैपेसिटेंस में इन दोनों का लिखना सिखाऊंगा आपको, सही है। बाहर वाले की अर्थिंग कर दो साहब, अंदर वाले का रेडियस A है, बाहर वाले का रेडियस B है, ये स्फेरिकल। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर बेटे कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, 2 L लेंथ के 2 सिलेंडर, ये कंसेंट्रिक है। L लेंथ होती है, रेडियस A और रेडियस B, क्लियर है। ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें एक प्लेट माइनस की होती है, वो प्लस की होती है, ये एक माइनस होती है। इसके अंदर एक प्लस होती है, दूसरी माइनस की अर्थिंग, ये बाहर वाली माइनस होगी। इसमें अंदर वाला प्लस होती है, अंदर वाला कैपेसिटर, अंदर वाली जो प्लेट है वो प्लस है, बाहर वाली माइनस आ जाती है इंडक्शन से। यहाँ माइनस आ जाएगा, इसमें इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना बेटे, यहाँ माइनस आ जाएगा, इंडक्शन का होता है। लेकिन इन तीनों का ना बेटे ये डायग्राम है तीनों का, लेकिन इन तीनों का जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल तीनों का एक ही है, ठीक है। सिंबल ये है, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, जो कि ये ऐसा ही है बिल्कुल, ये सिंबल है। और अगर बेटे सिंबल के ऊपर ना कभी भी ये एरो लगा मिल जाए आपको, ये तो ये समझ जाना ये है वेरिएबल कैपेसिटर। ये सिंबल किसी डिवाइस के ऊपर लग जाए वो वेरिएबल हो जाता है, चाहे रेजिस्टेंस पे लगो चाहे रियोस्टेट पे लगो, मतलब ठीक है ना, वेरिएबल होता है। और रेजिस्टेंस जब वेरिएबल हो जाता है उसे रियोस्टेट कहते हैं। आपने रेजिस्टेंस पे लगा हुआ देखा होगा ये, ठीक है। दिस इज द सिंबल, तीनों के लिए यही सिंबल यूज होता है, पैरेलल प्लेट के लिए भी, इसके लिए भी और उसके लिए भी। इसका जो कैपेसिटेंस है बेटे हम लोग अभी ड्राइव करेंगे, वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A प्लेट का एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये D इनके बीच का डिस्टेंस होता है। एप्सिलॉन नॉट आ गई ना प्रॉपर्टी किसकी, मीडियम की, वो सही है। ये मीडियम का मैंने आपसे कहा था ना कि एनर्जी स्टोर करना है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस होता है बेटे वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A B अपॉन में B माइनस A। देखिए इसमें भी एप्सिलॉन नॉट आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और इसका जो कैपेसिटेंस होता है बेटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में log ऑफ B बाई A। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में log ऑफ B बाई A। लेंथ इसकी क्या है, L है, ये लेंथ है। और अगर आप इसका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लिखोगे ना, पर यूनिट लेंथ, क्योंकि कई बार इसको स्मॉल c से दिखा देते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो यही फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ B बाई A। 2 पाई एप्सिलॉन log ऑफ B बाई A, ठीक है बेटे। ये 3 प्रकार का कंडेंसर होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाला पढ़ेंगे डिटेल में।
यही सिलेबस में है। ठीक, स्किन को रोक, ये तीनों लिखने के बाद ना फिर वो सिंबल अलग से नीचे लिखना, सिंबल लिख लिया बेटे। अब उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर बेटे, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट the potential of a conductor increases, the potential of a conductor increases as the charge given to it increases, as the charge given to it increases। ये सीधा साधा नियम है साहब। किसी के पास अगर पैसा आने लग जाता है ना बेटे, ठीक है ना, वो अपने आप चौड़ा होता चला जाता है। तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज पोटेंशियल देना स्टार्ट करोगे, किसी भी कंडक्टर को अगर आप पोटेंशियल देना स्टार्ट करोगे या चार्ज देना स्टार्ट करोगे, तो साहब उसका पोटेंशियल अपने आप बढ़ने लग जाता है, उसका पोटेंशियल अपने आप बढ़ने लग जाता है। ये सिंपल से कंसेप्ट है। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इधर देखो, मान लो मेरे पास कोई कैपेसिटर है, इसका उल्टा देखना, बात वही है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। मैंने 1 वोल्ट की सप्लाई लगाई साहब, इसमें कुछ चार्ज स्टोर हो गया, अगर मैं 2 वोल्ट कर दूंगा तो क्या होगा साहब, डबल चार्ज स्टोर होगा, डबल। बात समझ आई है नहीं? अगर मैं इसे 3 वोल्ट कर दूंगा तो, बोल सही बात है नहीं? अगर मैं इसे 4 वोल्ट कर दूंगा तो जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टोर होने वाला चार्ज बढ़ता जाएगा। एक बच्चा बोला सर चार्ज स्टोर कैसे हो रहा है, क्या बैटरी अपना चार्ज फेंक रही है? नहीं, बैटरी फेंकती नहीं है बेटी, बैटरी बहुत तेज होती है। मैं आपको इसकी चार्जिंग बाद में समझाऊंगा, वैसे हल्का सा बता दूं, बैटरी कभी अपना चार्ज खत्म नहीं करती है। बैटरी करती क्या है, इधर का एक इलेक्ट्रॉन उठाती है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था इसको बनाने का, इसका सबसे बड़ा वो कंसेप्ट ये है कि दोनों कंडक्टर होने चाहिए। बैटरी करती क्या है कि इससे इधर का एक इलेक्ट्रॉन खींचती है इस प्लेट से, और इधर से उठा करके यहाँ रख देती है। साहब अगर इधर से एक प्लस खींच लाई तो इधर एक माइनस बिठा दिया, इलेक्ट्रॉन खींच के लाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचती है, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकालती है ऐसे, और उठा के यहाँ रख देती है। अब एक दूसरा निकाला, एक प्लस फिर एक माइनस, यहाँ से तीसरा निकाला, इसको माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, खत्म हो गया साहब चार्ज स्टोर। दोनों प्लेट को प्लस माइनस कर दिया, और बीच में तूने भर दिया कोई मटेरियल, और मटेरियल भर के और प्लस माइनस उस पर बिठा दिया, चुपचाप अपनी बैटरी को हटा ले। वो प्लस बेचारा हवा में उसमें प्लेट के ऊपर ही बैठ गया, क्या करे, बैक मार नहीं सकता, कोई खींचने वाला नहीं है। और तू इन दोनों बैटरी को हटा के दोनों तार आपस में जोड़ दे, ये तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन भाग के प्लस पे आ जाएंगे, कंडेंसर गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो बैटरी कैसे चार्ज स्टोर करती है? बैटरी कुछ नहीं करती, बैटरी एक प्लेट का चार्ज उठा के दूसरे पे बिठा देती है। ये इसलिए बैटरी का मेहनत लगती है उसमें। भाई जब कोई बैटरी आप लगाओगे कंडेंसर को चार्ज करने में, बैटरी तो खर्च होती है ना, बैटरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेचारे थक जाते हैं, उसमें जो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। मैं आपको बैटरी डिटेल में समझाऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेचारी थक जाती है सारे अंदर के बाद, दम तोड़ दिया, हम तो थक गए इसको इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ लाने। बैटरी गैस डिसिपेटेड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टोर होती जा रही है, प्लस माइनस, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? बैटरी तो खत्म होती है। तो बेसिक कंसेप्ट ये था कि साहब अगर लगाने लग रहे, वो क्या नाम है, आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो स्टोर होने वाला चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ये नियम है बेटे। तो Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। आप इसको दोनों पढ़ सकते हो, Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, एक ही चीज है ये। तो डेफिनेशन में लिखी है ना कि व्हेन चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, और व्हेन द पोटेंशियल इंक्रीजेस चार्ज इंक्रीज, एक ही बात है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है साहब, डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और साहब जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है ये वही कांस्टेंट है जिसके लिए हम सुबह सा लग रहे हैं साहब, दैट इज C। और ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है, और ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये वो फॉर्मूला है जिसके लिए हम जब से लग रहे हैं। Q इक्वल टू CV में आया हुआ Q पैरेलल प्लेट का चार्ज होता है साहब, कौन सी प्लेट का? पॉजिटिव प्लेट का ये वाला चार्ज। इसका माइनस वाली का नहीं लेते, ध्यान रखना, अगर उसका लिखोगे तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। SI यूनिट बोल दे साहब, SI यूनिट, ये हो गया साहब वो क्या नाम है, कूलम, और ये हो गया वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट,
सही ना बेटे। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है ना बेटे वो है फैराड, ये है असली, ऐसा यूनिट है फैराड जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। आप ना इसको CV-1 को पूरा लिखना, कूलम पर वोल्ट, ठीक है बेटे, फैराड। एक बच्चा बोला कि सर ये आपने क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दिखाया है। हाँ साहब, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, क्या ये हमसे इस पे ग्राफ पूछ सकता है? बिल्कुल, सिलेबस में जहां जहां डायरेक्टली के क्वेश्चन है, जहां जहां के 3 डिवाइस में तीनों सवाल आएंगे। क्या जो प्रिंसिपल है ये क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इसका, अगर मान लो बेटे ये Q है और ये V है, क्या स्ट्रेट लाइन आएगी? बिल्कुल आएगी साहब। कैसे आई है? ये यहां से आ जाती है, Q इक्वल टू CV को कंपेयर करो आप, Q इक्वल टू CV को कंपेयर कर, ये y एक्सिस पे दे रखा है, ये x एक्सिस पे दे रखा है, क्या ये y इक्वल टू mx? हाँ साहब। क्या ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप? यस सर। स्लोप का मतलब क्या ये एंगल अगर मुझे मिल जाता है तो कैपिस्टेंस मिल जाता है? बिल्कुल सही है सर। कैपिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्लोप के tan थीटा के। कैपिस्टेंस किसके बराबर? tan थीटा के। कल को तेरे को एंगल प्रोवाइड कर देता है, थीटा की वैल्यू 45 दे दे, तू यहां सीधा लिख देगा कैपिस्टेंस हो गया tan 45 का मतलब 1। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आती है? हाँ, तेरे से ये ग्राफ बनवा ले, वो ये वाला ग्राफ कि C का और Q का, और या फिर आपसे बनवा दे C का और V का, बना बताना कैसा आएगा साहब। एक बार स्क्रीन को रोक के अपने दिमाग में बैठाओ इसको, ये कैसे ग्राफ आएंगे दोनों, C का, Q का और C का और V का। बच्चा बोला स्ट्रेट लाइन आई? बिल्कुल। तो ध्यान से देख, C क्या है? C प्रॉपर्टी है साहब। C क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या Q पे और V पे डिपेंड करती है? नहीं करती है साहब। बात को सुनना, वो 20 लीटर की बाल्टी का एग्जांपल लेते हैं। एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी है 20 लीटर पानी स्टोर करने की, 20 लीटर। बच्चे ने उसमें स्टोर किया 1 लीटर, कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। बच्चे ने स्टोर किया 2 लीटर, कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। बच्चे ने स्टोर किया 3 लीटर, कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। बच्चे ने स्टोर किया 10 लीटर, कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। बच्चे ने स्टोर किया 15 लीटर, कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। क्या कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आप कितना पानी स्टोर कर रहे हो? नहीं साहब, कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी, उस बाल्टी की वो प्रॉपर्टी है कि ये 20 लीटर स्टोर कर सकती है। सही है? तो कैपेसिटी कभी डिपेंड नहीं करती है Q पर और V पर, वो कांस्टेंट रहती है साहब। Q पर और V पर डिपेंड नहीं करती है। ये जन्नत लिखाया आपने, जन्नत। बात समझ में आई है? तीनों ग्राफ QV, QCQ और CV, ठीक है बेटे। इस ग्राफ की बड़ा सवाल, अच्छा सवाल पूछा जाता है इधर सुन दो। ये आप ना बेटे ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन यहीं पर आए हैं, ये उसमें भी आएगा ओम्स लॉ में। मैं आपसे बता दिया ना, इसलिए एक साथ लिखा है, V इक्वल टू IR और फाई इक्वल टू LI और Q इक्वल टू CV। ये अब ये वाला, ये तीनों को एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल सेम है तीनों। ये वहां पे ग्राफ जब बनेगा V का और I का, R आएगा यहाँ, tan थीटा R आएगा, और R डिपेंड नहीं करेगा V पे और I पे, यहाँ R हो जाएगा, ये I और V हो जाएगा। ऐसे ही इसमें फाई में चलेगा, LI में। ये तीनों डिवाइस एक जैसे सवाल लाते हैं। तेरे को यहाँ पे साहब ये दे दिया, क्या नाम है, 2 कैपेसिटर दे दिए, एक C1 नाम डाल के एक C2 डाल के, ये वही है Q और V। एंगल प्रोवाइड कर देता है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। कहता है कैपेसिटेंस का रेशियो लिखो, कैपेसिटेंस का रेशियो लिखो। तो बोलिए साहब, तो C1 बाय C2 मस्ट बी इक्वल टू, C1 कितना है? tan ऑफ 60 डिवाइड बाय tan ऑफ 30, tan 60 √3, तो ये तेरे पास आ गया √3, 1 बाय √3। सॉल्व किया तो 3:1, ये आंसर है। कई बार सवाल ऐसे भी देता है, एंगल नहीं देता, कि विच कैपेसिटर इज ग्रेटर, कौन सा ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। विच कैपेसिटेंस इज ग्रेटर, C1 और C2, C1 ज्यादा है सब C2 से। हाँ, ये बात ध्यान रखना बड़े बच्चों की, एंगल हमेशा V के साथ देखा जाता, V के साथ। कल को ये टाइम पास करने के लिए कुछ सवाल बनाए आपके सामने ऐसे, और यहाँ V देने के बाद यहाँ Q कर दे, और ये दे करके इधर का एंगल ये दिखा दे, ये C1 है और C2। अब बताना किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है साहब? तो एंगल B के साथ देखा जाता है, क्योंकि y इक्वल टू mx जब लगाया तो Q इक्वल टू CV पे लगाया।
तो किसके साथ देखना है, V के साथ। तो V का मतलब ये वाला एंगल किसका ज्यादा है, C2 का। तो सब इस सिचुएशन में C2 ज्यादा है C1 से, और इस सिचुएशन के अंदर C1 ज्यादा है C2 से। हाँ तो बोल, बात समझ में आती है। आप इसको स्लोप से ना देख करके ऐसे भी देख सकते हो, इस हिसाब से भी देखो। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं, जैसे यही सवाल है Q और V पे, और सवाल आ जाता है कि विच कैपेसिटेंस इज ग्रेटर, कौन ज्यादा है, C1 है या C2 ज्यादा है। तो एक बच्चा तो स्लोप से देख लेता है, एक बच्चा स्लोप से नहीं देखता। देखो करता क्या है, वो इसमें से किसी एक एक्सिस को कांस्टेंट कर देता है। जैसे समझना, मान लो मैं V को कांस्टेंट करता हूं, उसने V को कांस्टेंट कर दिया, दोनों के लिए सेम V दे दिया, तो क्या इसके कॉरस्पॉन्ड Q1 आया है, हाँ। क्या इसके कॉरस्पॉन्ड ये Q2 है, क्या ये Q2 आया, हाँ। क्या ये Q1 आया है, हाँ। मतलब ये है कि जब दोनों कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल लगाता हूं, बैटरी लगाता हूं, तो Q1 और Q2 स्टोर करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। तो ये फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV, दोनों के लिए V सेम है, दोनों का V सेम दिया है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि जिसका C ज्यादा है उसका Q ज्यादा है। मतलब Q किसका ज्यादा है, फिगर में साफ दिखाई देता है कि Q1 ज्यादा है Q2 से, है ना। तो हियर फिगर में साफ है Q1 ज्यादा, कोऑर्डिनेट देख ले, Q1 ज्यादा है Q2 से, C1 ज्यादा हो गया C2 से। देख ले Q1 ज्यादा है ना, ये कोऑर्डिनेट इतना बड़ा है और ये कोऑर्डिनेट बस इतना है। तो Q1 ज्यादा है Q2 से, तो दैट्स वाई C1 ज्यादा है C2 से। ये एक अंदाज ये भी है। बच्चा बोलता है मैं तो इसको कांस्टेंट करूंगा, आप इसको कर लो, Q को कांस्टेंट कर लो, फिर दो दिखा देना, एक V1 और एक V2। हाँ ऐसा मत कर देना कि पेपर में आए, कुछ बच्चे ना खतरनाक होते हैं, ये इसकी लंबाई नाप देते हैं स्केल लगा के, कौन सी लाइन बड़ी दे रखी थी, जो बड़ी होती है वही आंसर लिखते हैं सब, वो बहुत खतरनाक काम है। तो आप ये तरीके से जाइए, ज्यादा बेटर है आप स्लोप पे जाइए, स्लोप देखो कहानी खत्म। और आया नहीं आया, ठीक है बेटे। तो ऐसा ही लिखने के बाद ये तीनों ग्राफ लिखने के बाद इसका इस वाले का सवाल, राइट द रेशियो ऑफ C1 एंड C2। इसका सवाल कि विच कैपेसिटर इज ग्रेटर, विच कैपेसिटेंस इज ग्रेटर, ठीक है, C1 और C2, ठीक है। ऐसे भी लिखो और ऐसे भी लिखो, स्क्रीन को रोक, नोट लिख लिया। अब उसके नीचे जहां भी लिखा है एनोटेटिक नोट डाल के लिख दे, एनोटेटिक नोट लिख। फैराड इज अ लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, फैराड इज द लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड इज द लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटे कि एक फैराड का कंडेंसर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और वो स्फेरिकल कंडेंसर, एक फैराड का कंडेंसर नेचर में स्फेरिकल कंडेंसर बनाना पॉसिबल नहीं। तो एक नोट लिखिएगा कि फैराड इज अ लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हेंस वी ऑलवेज यूज स्मॉल यूनिट्स टू मेजर कैपेसिटेंस, और जो स्मॉल यूनिट है वो है क्या बेटे, ध्यान से, जो ज्यादातर यूज होती हैं, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स के अंदर मिली फैराड, स्मॉल MF, स्मॉल जब M होता है मिली होता है, कैपिटल मेगा होता है बेटे, ठीक है, मिली है। तो दैट इज 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड, ये सिंबल है माइक्रो, आप जानते हो, 10⁻⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड, ठीक है, 10⁻⁻9 फैराड। और 1 पिको फैराड, 10⁻⁻12 फैराड। वैसे आप लोग जानते हो इन चीजों को, फिर भी एक बार लिखवा दिया है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ना बेटे यही माइक्रो और पिको यही यूज करेंगे, ठीक है। तो फैराड के अंदर कैपेसिटेंस को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, ये हमेशा मिली, माइक्रो, पिको में है, और ज्यादातर ना ये माइक्रो और नैनो में ही यूज किया जाता है, माइक्रो नैनो, ठीक है बेटे। तो आज हम लोगों ने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया, आज यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। पहले हम लोग ना बेटे इसके सीरीज पैरेलल स्टार्ट करेंगे सर्किट्स का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।